नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैमिली। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 119। स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज की तरह गुरु परशुराम भी एक निष्क्रिय प्रबंधक बन गए, जो शिष्यों को लेने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। अर्जुन शर्मा अपनी बेफिक्र जिंदगी का आनंद लेकर खुश थे। तलवार परीक्षण टॉवर से रिया के विला की ओर लौटते समय अर्जुन शर्मा ध्यान का केंद्र था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उदासीन रही, मानो उसे वास्तव में गुरु परशुराम के निजी शिष्य की पहचान की परवाह नहीं थी। तो इस आदमी को बहुत बड़ी मात्रा में प्रशंसा मिली। वापसी में रंजीत पूरे रास्ते अर्जुन शर्मा के पीछे पीछे चलता रहा। हालांकि वह थोड़ा शांत था, फिर भी अपनी आंखों में चमकता उत्साह छिपा नहीं पाया। जैसे ही वे विला के पास पहुंचे, रंजीत ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए वह आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए अर्जुन शर्मा से कहा, बॉस आप वाकई कमाल के हैं। मैं, रंजीत, आपसे बहुत प्रभावित हूँ। अर्जुन शर्मा ने सहजता से उत्तर दिया, ठीक है। रंजीत ने अचानक अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह सूखी हंसी हंसा। बॉस, मैंने आज्ञाकारी होकर विक्की सोलंकी और उसके गिरोह को पीटा। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे इनाम देंगे? अर्जुन शर्मा रुक गए, रंजीत की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए बोले, तुमने अपने भाई को धोखा दिया, तुम एक सभ्य व्यक्ति नहीं हो। रंजीत चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, क्या इसे विश्वासघात माना जाएगा? असल में मैं उन्हें बचा रहा था। और हाँ, मैं तो पहले से ही देख रहा था, तुम्हारा हम नौजवानों को मारने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो। अगर तुम मजबूत हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, और उन्हें भी बर्दाश्त करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे बस मुसीबत मोल ले रहे हैं और किसी और को दोष नहीं दे सकते। आपका लक्ष्य मेरे पिता और अन्य लोग होने चाहिए, है ना? अर्जुन शर्मा मुस्कुराए। यह आदमी बहुत चतुर है। एक पल सोचने के बाद अर्जुन शर्मा ने एक्सचेंज की दुकान से सीधे एक कोर फॉर्मेशन पिल खरीदी, फिर लापरवाही से उसे रंजीत की ओर फेंकते हुए कहा, आप लंबे समय से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शिखर पर अटके हुए हैं, है ना? ये गोली ले लो और आप एक कोर फॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। यह एक छोटा सा आशीर्वाद है जो मैं आपको दे रहा हूँ। रंजीत ने गोली ले ली और अर्जुन शर्मा की बात सुनकर वह कांप उठा और अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका। बकवास! क्या ये छोटी सी गोली लेने से मुझे कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने में मदद मिल सकती है? बॉस, यह आश्चर्य थोड़ा बड़ा है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। हालांकि वह गोली तुरंत निगलना चाहता था, फिर भी रंजीत ने खुद को रोक लिया। ये देखकर कि अर्जुन शर्मा आंगन में आने ही वाला है, वह जल्दी से चिल्लाया, बॉस मेरा इंतजार करो। धिक्कार है, गेट बंद मत करना। रिया ने पूरा दिन विला में बिताया। जाने से पहले सावधानी के तौर पर अर्जुन शर्मा ने रिया से विला का गेट खुलवा दिया, जिससे वह बाहर न जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अलावा कोई और अंदर न आ सके। किसी के आने का आभास पाकर रिया जल्दी से बाहर भागी। अर्जुन शर्मा को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह चिल्लाए, भाई डुगू। लेकिन रंजीत को अर्जुन शर्मा के पीछे आते देख रिया को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने अपनी दिव्य तलवार निकाली और गरजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिंग बिंग, यह मैं हूँ, रंजीत, तुम्हारा भाई। जाओ, बाहर निकलो, आज से हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं। रंजीत उदास था। क्या हो रहा है? रिया के संप्रदाय छोड़ने से पहले वह उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उन्हें भाई ये और भाई वह कहता था। ऐसा क्यों है कि जब वह अपनी यात्रा से वापस आया तो ऐसा लगा जैसे वह बारूद की बात कर रहा हो? क्या हो सकता है कि उस महिला को मासिक धर्म चल रहा हो? ऐसा लगता है कि उन दिनों में महिलाओं का मूड खराब रहता है। ठीक है बिंग बिंग, ये लड़का अभी हमारे पक्ष में है, इसलिए उस पर चिल्लाओ मत। अर्जुन शर्मा को खुशी भी हुई और गुस्सा भी आया, और जैसे ही रिया अपनी तलवार निकालने वाली थी, उसने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया।
रिया ने ओह कहा और फिर रुक गई, लेकिन फिर भी रंजीत को घूरती रही, जिससे रंजीत बहुत नाराज हो गया। भाई, तुम कहाँ चले गए थे? मैं पहले विला के ऊंचे स्थान से बाहर देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे संप्रदाय में कुछ बड़ा हुआ है। रिया ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले कि अर्जुन शर्मा कुछ बोल पाते, रंजीत ने उत्साहित होकर गपशप शुरू कर दी और अर्जुन शर्मा द्वारा की गई चौंकाने वाली बातों का ढेर सारा ब्यौरा दे दिया, जिससे रिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या उन्होंने बलदेव खन्ना के अधीनस्थों के समूह का ध्यान रखा? क्या संप्रदाय के उपयाजकों का सारा चेहरा नष्ट कर दिया जाएगा? क्या आपने तलवार त्रियाल टॉवर की 18वीं मंजिल पार कर ली है? उन्हें गुरु परशुराम ने अपना निजी शिष्य स्वीकार कर लिया, लेकिन 3 प्रयासों के बाद ही वे अंततः शिष्य बनने के लिए राजी हुए। रंजीत ने अंततः आह भरी, सबसे बड़ा भाई सचमुच भगवान है। रिया ने उसकी ओर आंखें घुमाई, अर्जुन शर्मा को बड़ी प्रशंसा से देखा और खुश होकर बोली, मेरे पति निश्चित रूप से एक महान नायक हैं, क्या आपको मुझे ये बताने की भी जरूरत है? अर्जुन शर्मा के होंठ फड़क उठे। रंजीत पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। पति? कश, अरे बाप रे, क्या उन्हें तो भाई बहन होना ही नहीं चाहिए था? वे अचानक पति पत्नी कैसे बन गए? ये तो वाकई अविश्वसनीय है। जरा रुकिए, रंजीत ने कड़वाहट भरे चेहरे से कहा, बिंग गर्ल, क्या तुम्हारी सगाई राहुल खन्ना से नहीं हुई है? तुम एल्डर डुबू को पति कहती हो? ये रिया ने व्यंग्य किया, शादी का अनुबंध? वाह, काश मैं उसे और उसके दुष्ट पिता को एक ही तलवार के वार से मार सकती। रंजीत फिर से अचंभित रह गया। ये कैसी विचित्र घटना है? मैं और ज्यादा उलझन में क्यों पड़ रहा हूँ? अर्जुन शर्मा ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ छिपाए सीधे रिया की ओर से समझाया। जब रंजीत को पता चला कि बलदेव खन्ना और उसके बेटे ने रिया के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, तो वह भयभीत हो गया। राहुल खन्ना के पूर्व अधीनस्थ के रूप में रंजीत राहुल खन्ना की बहुत प्रशंसा करता था और दिव्य तलवार संप्रदाय में होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से रिया की भावनाओं को समझ सकता था। जो लोग कभी परोपकारी माने जाते थे, वे अचानक कट्टर शत्रु और हत्यारे बन गए, जिन्होंने पूरे परिवारों का सफाया कर दिया। किसी को भी यह अस्वीकार्य लगेगा, वह टूट जाएगा तथा किसी को मार डालने का मन करेगा। धिक्कार है, ये भाईचारा खत्म हो गया। नहीं, मैं इस पर थूकता हूँ। मेरा कभी राहुल खन्ना नाम का कोई भाई नहीं रहा। चिंता मत करो बिंग गर्ल, मैं इसकी शिकायत संप्रदाय के प्रवर्तन कक्ष में करूँगा। जब समय आएगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि राहुल खन्ना और उसके शापित पिता को इसकी कीमत चुकानी पड़े। रंजीत गुस्से से कांप उठा, फिर दांत पीसते हुए, अपनी छाती थपथपाते हुए मुड़कर जाने ही वाला था। हालांकि अर्जुन शर्मा ने उनकी ओर देखा और शांति से कहा, इस मामले को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। रंजीत ने तुरंत कहा, बॉस, क्या हम बिंग लड़की को उससे शादी करने देंगे? अर्जुन शर्मा ने चिढ़कर कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? अगर राहुल खन्ना शादी करना चाहता है तो उसे अंडरवर्ल्ड में कोई भूतिया बीवी ही मिलेगी। वो आदमी तो बर्बाद हो ही जाएगा और उसका बाप भी। दोनों मरेंगे, पर वो दोनों बहुत दुष्ट हैं। उन्हें चैन से मरने देना उनके लिए बहुत आसान होगा। रंजीत अचंभित रह गया, फिर उत्सुकता से पूछा, कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने पूर्वज को एक साथ सबको मारने नहीं दिया। लेकिन बॉस, आप क्या करेंगे? बलदेव खन्ना की ताकत मेरे पिता या उनके साथियों के बराबर नहीं है। वह एकीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण में है, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अर्जुन शर्मा हंसे, बलदेव खन्ना कमाल के हैं। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि वह सिर्फ बातें करते हैं, वास्तव में कमाल के नहीं हैं। क्या सम्लन का बाद का चरण बहुत शक्तिशाली है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अर्जुन शर्मा के सामने कम से कम अगले 3 दिनों तक अर्जुन शर्मा किसी भी नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को आसानी से हरा सकता है। अब मैं अपने आप को बाकी सभी से श्रेष्ठ मानता हूँ। जब तक आप अमर मानव नहीं बन जाते, भले ही आप एकीकरण क्षेत्र के शिखर पर हो, मैं आपको इतनी बुरी तरह से हराऊंगा कि आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। अर्जुन शर्मा ने मन ही मन उपहास किया। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। वह न केवल राहुल खन्ना और उसके बेटे की प्रतिष्ठा को बर्बाद करेगा, बल्कि वह उन्हें एक दर्दनाक, अपमानजनक और संतोषजनक मौत भी देगा।
बेशक एक दिखावटी युवक के रूप में दिखावा करना कभी न भूलना उसकी व्यावसायिक नैतिकता का हिस्सा है। यह मुझे बदला लेने, हत्याओं के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने और दिखावा करने की अनुमति देता है। टीएस, मुझे अचानक एहसास हो रहा है कि मैं और अधिक दुष्ट होता जा रहा हूँ। बलदेव खन्ना और उनका बेटा बहुत चिंतित थे। इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से गुप्त नहीं है। हालांकि उन्होंने पूरे तोबा परिवार का सफाया करने का एक गुप्त काम किया, लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है। दरअसल बलदेव खन्ना को पहले ही शक हो गया था कि रिया को कुछ पता है जब वह घर से भागा था। अब जब अर्जुन शर्मा ने हस्तक्षेप किया है तो बलदेव खन्ना बहुत चिंतित हैं। राहुल खन्ना भी बहुत अधीर थे। काफी विचार विमर्श के बाद पिता और पुत्र ने शादी की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राहुल खन्ना अपने पिता द्वारा सौंपे गए कार्य को लेकर रिया के विला पर पहुंचे। तुम कुतिया हो, ये सोचकर कि यह रिया थी जिसने अर्जुन शर्मा को उकसाया था, जिससे पिता और पुत्र डर से कांप रहे थे। राहुल खन्ना रिया को कोसते रहे। एक शक्तिशाली संप्रदाय के सबसे बड़े पुत्र के रूप में बलदेव खन्ना के संरक्षण और अपनी स्वयं की प्रतिभा के साथ राहुल खन्ना ने एक अंतर्निहित स्वभाव विकसित किया कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस दुनिया में मायने रखता हूं। राहुल खन्ना के विचार में तोबा परिवार के नष्ट होने का कारण पूरी तरह से ये था कि दूसरा पक्ष कृतघ्न था और उसने एहसान की सराहना नहीं की। यदि आप आज्ञाकारी होकर स्वर्गीय तलवार नहीं सौंपते हैं तो आप अपने पूरे कबीले के विनाश के लायक हैं। रिया भी है। यदि तुम मुझसे विवाह करने के लिए आज्ञाकारी होकर प्रतीक्षा नहीं करती तो यह एक गंभीर पाप है। तुम एक वेश्या हो। जब तक तुम मेरे बिस्तर पर नहीं आ जाते तब तक रुको, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे खेलना है। राहुल खन्ना के होठों पर नाराजगी की एक झलक उभरी। उन्होंने ठंडी सांस ली और उनका चेहरा तुरंत एक हल्की मुस्कान में बदल गया। फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। राहुल खन्ना की मुस्कान उस समय गायब हो गई जब आंगन के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आई, यहाँ कोई कर्फ्यू नहीं है, अंदर आ जाए। राहुल खन्ना ने आवाज़ पहचान ली, इसलिए उनकी आंखों में गुस्से की एक चमक उभर आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आंगन का गेट धक्का देकर खोल दिया। विला का दृश्य देखकर राहुल खन्ना हक्के बक्के रह गए। दूसरे आंगन में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह था अर्जुन शर्मा रिया को तलवारबाजी का अभ्यास करना सिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन राहुल खन्ना अपने दिल में दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सके। तुम दोनों बहुत बदमाश हो। क्या आप लोग तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं या अपना प्यार दिखा रहे हैं? एक दूसरे से कसकर लिपटी हुई थी। एक उनकी बाहों में थी, उसके गाल लाल थे, कोमल और कोमल, उसकी आंखें बसंत ऋतु जैसे स्नेह से भरी हुई थीं। उनका प्यार इतना गहरा था कि उसे पिघलाना नामुमकिन सा लग रहा था। ओह, मैं राहुल खन्ना हूँ। एक मिनट रुको, मैं बिंग बिंग को तलवारबाजी सिखा रहा हूँ। अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना की ओर देखा, फिर आधी मुस्कान के साथ कहा। राहुल खन्ना के होंठ फड़क उठे। वह काफी देर तक चुप रहा, अपने सामने खड़े दो लोगों को देखता रहा। उनकी तलवारें ऐसे चल रही थीं मानो साथ साथ उड़ने वाली हों। उनकी हरकतें इतनी अंतरंग और अविभाज्य थीं। उसने मन ही मन उन दोनों को कोसा, पर फिर मुस्कुराकर पूछा, भाई, ये कैसी तलवारबाजी कर रहे हो? जैसे ही अर्जुन शर्मा ने रिया को अपनी बाहों में घुमाया, उसने सहजता से उत्तर दिया, गहन स्नेह की तलवार, गहरे स्नेह की तलवार। हे भगवान, इस दुनिया में अनगिनत तलवारबाजी की तकनीकें हैं और उससे भी ज्यादा दिव्य तलवारबाजी के संप्रदाय हैं, लेकिन मैंने इस घटिया तलवारबाजी की तकनीक के बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह शायद ही कोई मधुर रोमांस की तलवारबाजी है। ये स्पष्ट रूप से व्यभिचार, एक पति व्यभिचार कर रहा है, एक पत्नी की तलवार है। राहुल खन्ना गुस्से से कांप उठे, लेकिन जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोले, ये तलवारबाजी तकनीक काफी अनोखी है। अर्जुन शर्मा हंसे, ये सही है, मैंने इसे खास तौर पर बिंग बिंग के लिए बनाया है। आपको क्या लगता है? बहुत शानदार है ना? दर्शनीय। लानत किस प्रकार का विशेषण है? राहुल खन्ना अवाक रह गया। कुछ देर तक घूरने के बाद ये देखकर कि उसके सामने खड़े दोनों व्यभिचारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रिया ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, आखिरकार वह खुद को और रोक नहीं सका।
अपने स्टोरेज रिंग से तैयार उपहार निकालते हुए राहुल खन्ना ने रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, बिंग बिंग, क्या तुम हमेशा से एक बढ़िया मोती को हेड ड्रेस के रूप में नहीं चाहती थी? इसे देखो, हे, यह एक खजाना है जिसे मैंने एक व्यापारी से हजारों उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले खरीदा था, 1000 साल पुराना मोती। बोलते हुए राहुल खन्ना ने अपने हाथ फैला दिए। मेरे हाथ की हथेली में अखरोट के आकार का एक सफ़ेद मोती, एक प्रभामंडल के साथ झिलमिलाता हुआ, चुपचाप खड़ा था, जिसमें से बर्फीली धुंध की एक हल्की सी किरण फैल रही थी। रिया ने जो कुछ भी कर रही थी, उसे रोक दिया, राहुल खन्ना को ठंडी निगाहों से देखा और 1000 साल पुराने मोती की ओर देखे बिना ठंडी आवाज में कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल अर्जुन शर्मा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने इशारा किया और राहुल खन्ना की हथेली में रखा 1000 साल पुराना मोती सीधे अर्जुन शर्मा की हथेली में आ गिरा। वे हंसे और बोले, ये छोटी सी चीज बुरी नहीं है। अंदर की बर्फीली ऊर्जा तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे निखार सकती है। बिंग बिंग, इसे संभाल कर रखो। ये कहते हुए उसने इसे रिया को सौंप दिया। रिया ने 1000 साल पुराने मोती को कुछ आश्चर्य के साथ स्वीकार किया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद भाई डुगू, मुझे ये बहुत पसंद है। काश राहुल खन्ना हाथ पकड़े हुए उसी स्थिति में बने रहे, पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहे थे और लगभग उनके मुंह से खून निकल आया। तुम कमीने, तुम छोटी कुतिया, तुम रांडी, तुम रांडी, तुम रांडी, मैंने तुम्हें ये दिया था और तुमने कहा था कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें वह चीज़ दी तो तुमने सचमुच कहा था कि तुम्हें ये पसंद है। दृष्टिकोण का ये परिवर्तन बिल्कुल दिव्य है। और तुम, उपनाम डुगू, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो और तुम्हारी कोई कीमत नहीं। वो तो मेरी तरफ से एक तोहफा था, उसे लेकर किसी और को दे देना कैसा व्यवहार है। राहुल खन्ना असमंजस की स्थिति में था, उसका शरीर ऐंठ रहा था और गाल फड़क रहे थे। उसने रिया और अर्जुन शर्मा की तरफ देखा और उसकी आंखों में आक्रोश और जहर की एक झलक दिखाई दी। क्या आपके पास करने के लिए कुछ और है? यदि नहीं तो जल्दी से चले जाए बिंग बिंग, और मुझे हमारी तलवारबाजी का अभ्यास करने से मत रोकिए। अर्जुन शर्मा ने आंखों में मुस्कान के साथ राहुल खन्ना की ओर देखा, हाथ हिलाया और कुछ कहा, फिर रिया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बिंग बिंग, मैं तुम्हें एक और तलवार तकनीक सिखाऊंगा जिसे फ्लाइंग टुगेदर तलवार कहा जाता है। ये बहुत शक्तिशाली है। रिया ने खुशी से अपना छोटा सा सिर हिलाया। राहुल खन्ना को ऐसा लग रहा था जैसे वह खून थूकने वाला है, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। क्या आप अभी भी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं? तुमने अभी अभी गहरे स्नेह की तलवार निकाली थी और अब तुम्हारे पास साथ साथ उड़ने की तलवार भी है। तुम दोनों कमीने, क्या तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारी मंगेतर है ही नहीं? गहरी सांस लेते हुए राहुल खन्ना ने गहरी आवाज में कहा, बिंग बिंग, पापा ने मुझे तुमसे कहने को कहा है कि हमारी शादी 7 दिन में होने वाली है। तुम तैयार हो जाओ। रिया की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। वह चिल्लाने ही वाला था कि अर्जुन शर्मा ने उसका हाथ चुटकी बजाकर उसे रोक लिया। अर्जुन शर्मा ने आधी मुस्कान के साथ कहा, शादी 7 दिन में है। हे, राहुल खन्ना, मैं आपको बताना भूल गया, बिंग बिंग के साथ आपकी सगाई आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। राहुल खन्ना अब खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से से बोले, रद्द? किसने रद्द किया? अर्जुन शर्मा ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, और कौन? बेशक मैं ही हूँ। राहुल खन्ना कहने ही वाले थे, आप कौन हैं? इसे रद्द करने का आपको क्या अधिकार है? लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और वह बोल नहीं सका। क्या अर्जुन शर्मा में वह योग्यता है? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि अर्जुन शर्मा रिया का सगा भाई है, यानी उसका इकलौता रिश्तेदार। दूसरी बात, अर्जुन शर्मा अब अपने पूर्वज का प्रत्यक्ष शिष्य है, जिससे उसकी वरिष्ठता बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि वह योग्य नहीं है तो फिर कौन है? कितना निराशाजनक। ये बहुत दर्दनाक है। मेरे दांतों में दर्द है। राहुल खन्ना का चेहरा विकृत हो गया, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही वह चिल्लाए, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? बिंग बिंग, मेरे पिता और मैं तुम्हारे साथ परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। हमने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार कैसे किया? तुम इस कमीने की बात क्यों सुनते हो? तुम इसे कब से जानते हो?
बिंग बिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? आपकी बहन को, अर्जुन शर्मा ने उपहास किया। राहुल खन्ना ने उसे अनदेखा किया और चिल्लाया, बिंग बिंग, मुझे बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? रिया ने मुंह बनाया और अर्जुन शर्मा की स्क्रिप्ट का पालन करते हुए उसे कसकर गले लगा लिया, फिर अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और घृणा से कहा, क्योंकि मैं किसी और के प्यार में पड़ गई हूँ। स्थानांतरण, स्नेह, अलगाव, प्रेम। राहुल खन्ना इस पूरी तरह से वैध कारण से दंग रह गए। इस समय अर्जुन शर्मा ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया और शांति से कहा, बस तुम्हें बता दूं कि बिंग बिंग के साथ मेरी शादी 2 दिन बाद होने वाली है। शादी के भोज में आओ। चिंता मत करो, तुम्हें उपहार के रूप में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। राहुल खन्ना बहुत दुखी हुआ और चिल्लाया, तुम कमीने, तुम उसके भाई हो, तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? अर्जुन शर्मा हंसे, क्यों नहीं? मेरी बहन भावना सच्ची है और बिंग बिंग और मैं सचमुच प्यार में हैं। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पिताजी नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। क्या तुम बहुत असंतुष्ट लग रही हो, है ना? अफसोस की बात है, मेरी नज़र में तुम कुत्ते की लीद के ढेर से अलग नहीं हो। राहुल खन्ना अपने आप को बहुत चतुर और गणनाशील समझता था, लेकिन इस समय राहुल खन्ना को पूरा यकीन था कि सबसे चालाक व्यक्ति को भी अर्जुन शर्मा के हमलों के खिलाफ जमकर मुकाबला करना होगा। तुम कमीने, बेशर्म, बेईमान, घिनौने। राहुल खन्ना की आंखें लाल हो गईं और वह गालियों की बौछार करने लगे। सच्चा प्यार, क्या मैं कुत्ते की विष्ठा का ढेर हूँ? तुम कमीने, भले ही तुम पूर्वज के प्रत्यक्ष वंशज हो, फिर भी तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। और तुम, रिया, तुम बड़ी कमीनी हो। मैं तो दिमागी तौर पर मर चुका हूँ, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं खा लिया? अर्जुन शर्मा ने आह भरते हुए कहा, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। बोलते हुए उसने शून्य से कहा, सबने सुना है न? उस बच्चे ने मुझे गालियां दी। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन शर्मा खुद से ही बात कर रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में धीरे धीरे एक खौफनाक हत्या का इरादा उभर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? लगता है तुम जीने से थक गए हो। कुत्ते के मल के ढेर की तरह तुम्हें कुत्ते के मल का भी एहसास होना चाहिए। अगर मल वाला तुम्हें घसीट कर ले जाए तो तुम्हें खुशी खुशी ऐसा करना चाहिए। इस संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुमने अपमान का एक गंभीर अपराध किया है। राहुल खन्ना गुस्से से उछल पड़े और गालियां देते हुए बोले, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अगर तुमने जो किया वो बात बाहर आ गई तो संप्रदाय निश्चित रूप से मेरे लिए खड़ा होगा। सही। अर्जुन शर्मा अचानक मुस्कुराए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने अपना हाथ पलटा और क्षण भर में उसके हाथ में रहस्यमयी पैटर्न वाला एक ताबीज प्रकट हो गया। किसी कारण से राहुल खन्ना ने अर्जुन शर्मा की हथेली में ताबीज को घूरा और अचानक उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक बहुत ही बुरा एहसास हुआ कि आपदा आने वाली है। तभी अर्जुन शर्मा हंसते हुए बोले, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है, इसलिए मैं न्याय की भूमिका निभाऊंगा और तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा। छोटी एरहा, तुम जल्दी से बदल क्यों नहीं जाती? उसकी हथेली में रखा ताबीज प्रकाश की किरण की तरह गायब हो गया। राहुल खन्ना की हरकतें अचानक रुक गईं और वह पूरी तरह से स्थिर हो गए। उसकी आंखें भय से भरी थीं, वह भयभीत था। सिस्टम का नोटिफिकेशन अर्जुन शर्मा के कान में गूंजा। होस्ट अर्जुन शर्मा, आपने सिस्टम एक्सक्लूसिव ताबीज कठपुतली ताबीज का उपयोग किया है। इस एप्लीकेशन का लक्ष्य राहुल खन्ना है। आप राहुल खन्ना के शरीर पर 1 घंटे के लिए नियंत्रण पा लेंगे, लेकिन केवल शारीरिक गतिविधियों, भाषा, चेहरे के भाव और दृश्य बोध के संदर्भ में। एक बार जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे सीधे तौर पर उनकी जान को खतरा हो, तो कठपुतली का ताबीज बेअसर हो जाएगा। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. शारीरिक गतिविधियों को मानसिक प्रयास से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, आचरण मानसिक एकाग्रता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 3. भाषा को विश्वास द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 6 घंटे बाद लक्ष्य राहुल खन्ना का शरीर नियंत्रण में आ गया। कठपुतली ताबीज वह चीज थी जो अर्जुन शर्मा को लाखों डॉलर के उपहार पैकेज से मिली थी। इससे पहले उन्हें इसका उपयोग करने का कभी मौका नहीं मिला था,
लेकिन अब अर्जुन शर्मा को कठपुतली ताबीज के लिए एकदम सही वस्तु मिल गई थी। राहुल खन्ना को देखते हुए अर्जुन शर्मा ने मन ही मन सोचा, इसके मालिक को खुश करने के लिए कर्कश जैसा हाव भाव और भाव बनाओ। उसके सामने राहुल खन्ना अजीब तरह से अपने घुटनों को मोड़े, नितंबों को बाहर निकाले, शरीर को आगे की ओर खींचे और दोनों हाथों को फैलाए, लगातार हिलाते हुए बिल्कुल एक कर्कश जानवर की तरह देख रहे थे जो हड्डियां खाना चाहता हो। राहुल खन्ना के चेहरे पर उत्सुकता थी। मेरे दिल में सदमे के अलावा डर और मौत की घंटी भी थी। क्यों? ऐसा क्यों? मैं, एक पूर्णतया सामान्य व्यक्ति, कुत्ते जैसा व्यवहार क्यों करूंगा? मेरे शरीर के किसी भी भाग पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक कठपुतली हूं जिसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और खेला जा रहा है। अर्जुन शर्मा मुस्कुराए। रिया दंग रह गई। भाई डुगो, उसे क्या हुआ है? अर्जुन शर्मा हंसे। मेरे राक्षस रूपी दर्पण में उसका असली रूप सामने आ गया है। वह भेड़ की खाल में भेड़िया है और ये तो बस एक निशानी है। जरा रुको और देखो, और भी बहुत कुछ है। चलो, उसे घुमाने ले चलते हैं और तुम अपना गुस्सा निकालो। रिया, जो काफी छोटी थी, ने काफी दिलचस्पी दिखाई और चंचल हो गई। ठीक है। रिया के घर से कुछ ही दूरी पर एक रास्ते पर दिव्य तलवार संप्रदाय की कई महिला शिष्याएं आपस में बातें करती हुई चल रही थीं। कल सचमुच बहुत जीवंत दिन था। हाँ, वो सीनियर भाई अर्जुन बहुत डरावने हैं। वो तलवार त्रियाल टावर पार करने में कामयाब रहे। हे, मैं तो 5वीं मंजिल से आगे भी नहीं जा पा रहा हूँ। आप अब भी उन्हें बड़ा भाई कहते हैं। आपको उन्हें दादाजी कहना चाहिए। वे तो पूर्वजों के निजी शिष्य हैं। मैं तैयार हूँ। खैर, मैं आपको सीनियर भाई डुगो, सीनियर भाई डुगो, सीनियर भाई डुगो कहूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 3 बार बुलाऊंगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमारा छोटा ताऊसी प्यार में है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जियाताओ को इस तरह देखना दुर्लभ है। वह हमेशा इतनी अलग थलग सी दिखती है। मुझे लगा कि आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया, लेकिन अफसोस। भाड़ में जाओ, बकवास करना बंद करो। महिला शिष्या के गाल लाल हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी शर्म थी कि यह स्पष्ट था कि किसी ने उसके मन की बात कह दी थी। तापसी ने पीछे न रहते हुए मुंह बनाते हुए कहा, तुम सब मेरे बारे में बात करते रहते हो, लेकिन अपने बारे में क्या? क्या तुम सबके मन में सीनियर भाई डुगो के लिए भावनाएं नहीं हैं? चलो, दूसरों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन लीला, कल रात सोते समय तुम अपने आप से क्या बुदबुदा रही थीं? जैसे ही वह बोल रही थी, तापसी ने अजीब सी नज़र से देखा और अजीब सी आवाज़ में कहा, ओम भाई डुगो, नहीं। काश! शिष्याएं जोर से हंसने लगी और लीला का चेहरा लाल हो गया। उसने तापसी को पकड़ लिया और उसे गुदगुदी करते हुए बोली, अरे क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। चाहे आपने ऐसा किया हो या नहीं, आप ही बेहतर जानते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कामुक सपना देख रहा था। तापसी खिलखिलाकर हंसी और चिल्लाई, जिससे लीला और भी भड़क गई। उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी सबसे बड़ी शिष्या अचानक बोली, संभल कर रहो, उधर देखो, बड़े भाई राहुल खन्ना यहाँ हैं। करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें पता चला कि यह वास्तव में राहुल खन्ना था। हालांकि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राहुल खन्ना की मुद्रा बहुत अजीब थी। दोनों हाथ फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज को पकड़ रहे हैं। महिला शिष्याएं रुक गईं। नियमानुसार उन्हें राहुल खन्ना को प्रणाम करना था। राहुल खन्ना और करीब आ गए। महिला शिष्याएं अभिवादन करने ही वाली थीं। नमस्कार वरिष्ठ भाई। अचानक राहुल खन्ना ने एक कामुक भाव प्रकट किया। उसकी नज़र सभी महिला शिष्यों पर टिकी हुई थी और फिर वह सीधे तापसी की छाती तक पहुंच गया। इस समय वे 2 बड़े सफ़ेद हाथ कितने घिनौने लग रहे थे। कितने दुष्ट! आप क्या करते हैं? तापसी गुस्से में आ गई और तुरंत पीछे हट गई। अन्य महिला शिष्याएं भी सदमे में चीखने लगीं और क्रोधित हो गईं। गधे, तुम्हारी हिम्मत! राहुल खन्ना, तुम बेशर्म हो। हालांकि महिला शिष्याएं तब दंग रह गईं जब उन्होंने राहुल खन्ना को मुस्कुराते हुए ये कहते सुना, बड़े स्तन, मुझे बड़े स्तन चाहिए। बड़ा भेंगा। तापसी स्तब्ध रह गई, लीला स्तब्ध रह गई और सभी महिला शिष्याएं एक ही समय में स्तब्ध रह गईं।
हालांकि जैसे ही राहुल खन्ना का हाथ तापसी की छाती को पकड़ने लगा, जो उनके सबसे करीब थी, महिला शिष्यों का समूह पूरी तरह से विरोधी हो गया। उनमें से सबसे बड़ी महिला ने अपने दाहिने हाथ से एक तलवार निकालते हुए चिल्लाते हुए गुस्से से कहा, राहुल खन्ना, अगर आप इतने बेशर्म बने रहेंगे तो कार्रवाई करने के लिए हमें दोष मत दीजिए। हालांकि राहुल खन्ना के चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था, मानो कह रहा हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो। उसने अपना दुष्ट हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, बड़ी छोटी चीज, मैं इसे छूना चाहता हूँ। इसे खा जाओ। महिला शिष्यों का एक समूह। मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म कभी किसी को नहीं देखा। मैंने पहले भी कामुक लोग देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। हे लंपट चोर, ये ले लो। क्रोधित होकर महिला शिष्यों का एक समूह उन्मत्त हो गया। बलदेव खन्ना टूट गए। मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। मेरा दिल टूट रहा है। मेरा दिमाग टूट रहा है। मेरी आत्मा टूट रही है। शरीर को छोड़कर बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। वह सरासर झूठ बोल रहा था। उसके हाथ अनायास ही हिल रहे थे। राहुल खन्ना इतने सदमे में थे कि वे मरना चाहते थे। वह 100% निश्चित था कि यदि उसके सामने अभी उसे मारने के लिए तलवार होती, और यदि वह स्वयं पर नियंत्रण रख पाता, तो वह आगे बढ़ता और अपने गले पर वार कर देता और तुरंत मर जाता। लेकिन इस मामले में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। राहुल खन्ना अंदर ही अंदर दहाड़े और चीखे। आध्यात्मिक तलवारों की बौछार का सामना करते हुए वह मानो किसी स्वचालित नोजल से दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? तुम सब छोटी बहनें हो। अगर तुम स्थिर नहीं खड़ी रहोगी तो तुम दोषी हो। खैर, ये तो अपमानजनक है। महिला शिष्यों का एक समूह क्रोध से कांप उठा। ये लो, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने बेशर्म होगे। बेशर्म, उसके साथ विनम्र मत बनो। हम बाद में उसके अपराध की रिपोर्ट करने के लिए कानून प्रवर्तन हॉल में जाएंगे। भले ही आपके पिता बड़े हों, वे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें काट डालूंगा। उन्मत्त महिला शिष्या ने तलवार की ऊर्जा की बौछार छोड़ी, जिससे उसकी हत्या की मंशा प्रकट हो गई। हालांकि उनकी साधना केवल आधार स्थापना अवस्था में थी, और उनकी सर्वोच्च साधना केवल आधार स्थापना अवस्था के अंतिम चरण में ही थी। वे राहुल खन्ना के सामने कुछ भी नहीं थे, जो उस समय मूल निर्माण अवस्था में थे। इसलिए हालांकि उनके आक्रमण भयंकर थे, वे राहुल खन्ना को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। बेशक उनका बचना भी आवश्यकता के कारण ही था। थोड़ी देर बाद महिला शिष्यों को एहसास हुआ कि वे कुछ व्यर्थ कर रही थीं, इसलिए हालांकि वे क्रोधित थीं, उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया और जल्दी से पीछे हट गईं। तभी दूर से दो आकृतियां दिखाई दीं। एक डांटने वाली आवाज गूंजी, तुम छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से बाहर निकलकर मुसीबत खड़ी करने की? इतना घमंडी मत बनो। वाह! एक पारदर्शी तलवार की आभा शून्य को भेदती हुई पल भर में राहुल खन्ना पर गिर पड़ी। टकराना। राहुल खन्ना जमीन पर गिर पड़े। महिला शिष्यों ने देखा और तुरंत प्रसन्न हो गईं। ये वरिष्ठ भाई डुगू है। ये सचमुच वरिष्ठ भाई डुगू है। तापसी और लीला, हमें ऐसा मत कहो। नियमानुसार हमें आपको ग्रैंड अंकल कहना चाहिए। अर्जुन शर्मा और रिया एक साथ पहुंचे। रिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। राहुल खन्ना का असली रूप सामने आ गया था, जिससे पता चल गया था कि वह कितना बदमाश है। नमस्कार दादाजी। ग्रैंड अंकल डुगू, इस खलनायक को दंडित करने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन शर्मा को आते देख महिला शिष्याएं तुरंत उग्र लड़कों जैसी महिलाओं से अविश्वसनीय रूप से सौम्य और प्यारी छोटी महिलाओं में बदल गईं। अर्जुन शर्मा हंसे और बोले, मुझे ग्रैंड अंकल क्यों कहते हो? मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मुझे बस सीनियर ब्रदर कहो। अरे नहीं, यह असंभव है, सबसे बुजुर्ग महिला शिष्या ने कहा। अर्जुन शर्मा ने हाथ हिलाकर कहा, अगर मैं कहूँ कि ठीक है तो ठीक है। मैं दिव्य तलवार संप्रदाय का दूसरा सबसे वरिष्ठ सदस्य हूँ। अगर संप्रदाय का नेता आ भी जाए तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महिला शिष्यों का समूह एक बार फिर तुरंत मोहित हो गया। वरिष्ठ भाई डुगू बहुत दबंग है। अति सुंदर। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए।
आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन शर्मा हंसे, जमीन पर निश्चल पड़े राहुल खन्ना की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मेरा हस्की भाग गया और आपको डरा दिया, है ना? महिला शिष्यों ने राहुल खन्ना के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए घृणा का भाव प्रदर्शित किया। तापसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ भाई डुगू, आपने उसे पालतू हस्की क्यों कहा? हस्की आखिर क्या होता है? अर्जुन शर्मा ने धीरे से कहा, एरहा कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। फट। महिला शिष्याएं जोर से हंसने लगीं। वरिष्ठ भाई डुगू, आप बहुत शरारती हैं, लेकिन आपकी शरारतें मनमोहक हैं। अर्जुन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? वह वास्तव में भेष बदलकर एक हस्की है। तापसी ने मुंह बनाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई डुगू, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सच है, आप देखेंगे। अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना की ओर इशारा किया और महिला शिष्यां ये देखकर दंग रह गईं कि राहुल खन्ना वास्तव में हड्डी मांगने वाले एक हस्की की तरह मुद्रा में थे। बड़ी महिला शिष्या शर्मा गई। अर्जुन शर्मा को घूरा और फुसफुसाते हुए बोली, वरिष्ठ भाई डुगू, चलो स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रवर्तन हॉल में चलते हैं। अलविदा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने महिला शिष्यों के एक समूह को, जो स्वयं को रोक पाने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थीं, खिलखिलाकर हंसने के लिए प्रेरित किया। बेशक, जाने से पहले समूह ने राहुल खन्ना को घूरा। उनके हाव भाव से यह संदेश मिल रहा था, तुम मर चुके हो। बाकियों के जाने के बाद अर्जुन शर्मा को अचानक गर्दन में ठंडक महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो रिया उसे गुस्से से घूर रही थी। उसने तुरंत हंसते हुए पूछा, बिंग बिंग, क्या हुआ? रिया ने दुखी होकर कहा, भाई डुगू, क्या तुम वही कर रहे थे जो तुमने लड़कियों के साथ छेड़खानी के बारे में कहा था? अर्जुन शर्मा ने हल्की खांसी की और कहा, बिल्कुल नहीं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या ऐसा है? रिया को शक हुआ। अर्जुन शर्मा ने सूखी हंसी हंसी, फिर जल्दी से राहुल खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, चलो चुपके से घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं। देखते हैं कि यह आदमी वास्तव में कितना निर्दयी है। इसके बाद रिया ने अर्जुन शर्मा को जाने दिया और राहुल खन्ना की ओर मुस्कुराते हुए देखा। वह बहुत खुश थी। एक बार की बात है, जब रिया को पता चला कि उसके परिवार को राहुल खन्ना और उसके बेटे ने खत्म कर दिया है, तो वह निराशा से भर गई। हालांकि हत्यारे को ऐसी हालत में देखकर रिया ने अपने दिल में पुकारा, पिताजी, माता, क्या आप ये देख रहे हैं? यह उस दुश्मन के बेटे का भाग्य है जिसने आपको मार डाला। भाई डुगू ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। आइए हम सब मिलकर देखें, आइए हम सब मिलकर प्रतीक्षा करें और उनके नरक में जाने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपके सामने झुकने की प्रतीक्षा करें। आप क्या बकवास कर रहे हैं? कानून प्रवर्तन हॉल के अंदर। प्रवर्तन हॉल में ड्यूटी पर तैनात एक शिष्य ने महिला शिष्यों के समूह को घूरा और उन्हें डांटा। तापसी ने गुस्से से कहा, बड़े भाई, राहुल खन्ना दिन दहाड़े हमारे साथ बेशर्मी से पेश आए। ये सच है, बड़े भाई डुगू? नहीं, अंकल डुगू ने सब देखा। अंकल डुगू का नाम सुनकर प्रवर्तन हॉल के युवा शिष्य ने अंततः ध्यान दिया और गंभीरता से पूछा, अंकल डुगू ने वास्तव में इसे देखा? ये सही है। तापसी और अन्य लोगों ने दृढ़ता से सिर हिलाया। कानून प्रवर्तन हॉल का युवक तुरंत उलझन में पड़ गया। अरे यार, क्या राहुल खन्ना ने सचमुच इतना घिनौना काम किया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी प्रतिष्ठा हमेशा से ही अच्छी रही है। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया है, बकवास। प्रवर्तन हॉल के शिष्य निराश और मन ही मन धिक्कार रहे थे। राहुल खन्ना बलदेव खन्ना का पुत्र था, जो संप्रदाय के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। प्रवर्तन हॉल का एक साधारण शिष्य इस उच्च पदस्थ अधिकारी के पुत्र से क्या कर सकता था? जब्त करना या कब्जा करना? अरे, वह राहुल खन्ना को भी नहीं हरा सकता। मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता है। मैं ड्यूटी डीकन को इसकी सूचना दूंगा। अब आप जा सकते हैं।
युवक ने जिम्मेदारी से बचने और कल ड्यूटी पर जाने वाले अपने साथी छात्रों के लिए चीजें मुश्किल बनाने का फैसला किया। तापसी और अन्य लोग नाखुश थे। उन्हें इतना बड़ा अन्याय सहना पड़ा, तो उन्हें इसका स्पष्टीकरण कैसे नहीं मिल सकता। जैसे ही वे बहस करने वाले थे, एक व्यक्ति अचानक कानून प्रवर्तन हॉल में घुस आया, एक दुष्ट भाव लिए हुए और चिल्लाते हुए बोला, मत जाओ, यहीं रहो, तुम सब मेरे हो, मेरे। कानून प्रवर्तन हॉल के युवक ने जो कुछ देखा, उससे वह दंग रह गया। महिला शिष्याएं गुस्से से चिल्लाने लगीं और वार करने के लिए अपनी तलवारें निकाल लीं। हालांकि राहुल खन्ना बड़े झींगों को पकड़ने के लिए दृढ़ थे और उस समय उनके हाथ सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले बन गए। हे भगवान, क्या सीनियर भाई राहुल खन्ना पागल हो गए हैं या उन्हें कोई नशा दे दिया गया है? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए प्रवर्तन भवन में आना। राहुल खन्ना को देखकर, जो ड्रैगन क्लॉ हैंड तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, कानून प्रवर्तन हॉल के युवक ने अपने होंठ हिलाए, फिर मुड़कर जल्दी से डीकन को सूचित करने चला गया। जल्द ही एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कानून प्रवर्तन कार्यालय के सामने वाले हॉल में पहुंचा। अधेड़ उम्र का वह आदमी, जो पहले से ही काफी शक्की था, जब उसने राहुल खन्ना को सामने वाले हॉल में कुछ महिला शिष्यों के पीछे भागते और उनके स्तनों को बेतहाशा पकड़ते देखा, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह दहाड़ा, राहुल खन्ना, पागल हो गए हो क्या? अभी बंद करो। जैसे ही वह बोल रहा था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी आस्तीन लहराए और युवान ऊर्जा की धाराओं ने एक अवरोध का निर्माण किया, जिसने राहुल खन्ना को उस महिला शिष्य से अलग कर दिया जिससे वह लड़ रहा था। महामहिम, आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा। ये सही है, राहुल खन्ना बहुत आगे जा रहे हैं। वे फिर से भाग गए होंगे जब अंकल डुगू ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल खन्ना इस तरह के इंसान होंगे। मैं तो उन्हें पहले अपना बड़ा भाई भी मानता था। वाह! महिला शिष्याएं कांप उठीं। गुस्से से राहुल खन्ना की ओर इशारा करते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति से निर्णय लेने की विनती करने लगीं। अधेड़ उम्र का आदमी चिढ़ गया और उसने महिला शिष्यों के अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह राहुल खन्ना पर सख्ती से चिल्लाया, क्या तुम क्यूई विचलन से पागल हो गए हो? अधेड़ उम्र का आदमी राहुल खन्ना को बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था। आखिरकार मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के मन में महिला शिष्यों का एक समूह महत्वहीन है। राहुल खन्ना के पिता सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। राहुल खन्ना सचमुच बहुत अहंकारी थे, लेकिन जब तक वे खेती में भटकने का बहाना बना सकते थे, तब तक सब ठीक था। तथापि तब राहुल खन्ना ने भरी हंसी के साथ कहा, हे, मैं अपनी खेती से पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो बस कुछ बड़े दोस्तों को खाना चाहता हूँ। क्या तुम उन्हें मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो? ये बहुत लालच है। यहाँ कई हैं, चलो उन्हें आधा आधा बांट लें, सौभाग्य बांट लें, उन्हें एक साथ छुएं, उन्हें एक साथ खाएं और एक साथ मजे करें। अरे बाप रे! मध्यम आयु वर्ग का आदमी हैरान रह गया। महिला शिष्याएं भी दंग रह गईं। शोरगुल सुनकर बाहर आए प्रवर्तन हॉल के शिष्य भी अचंभित रह गए। कमीने! अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से कांप उठा। महिला शिष्याएं क्रोधित हो गईं और उन्होंने राहुल खन्ना को अपमानित करते हुए उन्हें बदमाश, बेशर्म और घृणित कहा। तभी एक तेज सीटी बजी। यह आवाज सुनकर राहुल खन्ना कांप उठे। घबराहट के मारे उनकी जीभ बाहर निकल आए और वे जल्दी से मुड़कर कानून प्रवर्तन हॉल से बाहर निकल गए। महिला शिष्या तापसी ने पलकें झपकाईं और ताली बजाते हुए कहा, यह अंकल डुगू ही होंगे जो यहाँ हैं। मेरा बूढ़ा कुत्ता भी यही करता था, जैसे ही मैं सीटी बजाती वह दौड़कर चला आता था। राहुल खन्ना तो हद कर रहे हैं। चूंकि एनफोर्समेंट हॉल हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, तो अंकल डुगू को हमारे लिए खड़ा होने दो। ये सही है, अंकल डुगू को उस कमीने राहुल खन्ना को पीट पीट कर मार डालने दो। टहलना! महिला शिष्यों ने प्रवर्तन भवन से बाहर जाने से पहले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर घृणा भरी नजरों से देखा। प्रवर्तन हॉल से आया अधेड़ उम्र का आदमी निराश और क्रोधित हो गया। फिर वह उदास भाव से बाहर चला गया। प्रवर्तन हॉल के शिष्यों ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा और सीधे गेट की ओर दौड़ पड़े। बाहर अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना को असहाय देखा, जो अपने कपड़े फाड़ रहा था और भेड़िए की तरह चिल्ला रहा था
और बाहर आई महिला शिष्यों से आह भरते हुए कहा, मेरा हंसकी गर्मी में लग रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे माफ करें, मैंने आपको डरा दिया। अर्जुन शर्मा को देखते ही महिला शिष्यों की भावनाएं तुरंत बदल गईं। हालांकि वे राहुल खन्ना से नाराज थे, लेकिन उनमें थोड़ी शर्म भी दिख रही थी। उन्होंने मान लिया कि राहुल खन्ना केवल अर्जुन शर्मा से डरते हैं, और उन्होंने अर्जुन शर्मा के इस दावे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया कि राहुल खन्ना एक मूर्ख व्यक्ति हैं। बहुत से लोग कानून प्रवर्तन हॉल से बाहर आ गए। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य भी चारों ओर से इस दृश्य की ओर आकर्षित हुए। अर्जुन शर्मा को देखकर वे डर गए। कल अर्जुन शर्मा ने जो भयावह काम किया था, उसे याद करके वे आज भी बहुत भयभीत थे। राहुल खन्ना की यह पागल हालत देखकर वे पूरी तरह से हैरान रह गए। यह मशहूर तलवारबाज लिटिल टाइगर क्या कर रहा था? वह इतना यौन रूप से कुंठित क्यों लग रहा था? बड़ा भेंगा। तभी राहुल खन्ना अचानक रुक गए, फिर अपना सिर पीछे झुकाया और आकाश की ओर गरजे, मुझे ये चाहिए। क्या बड़ी भेंगापन! दिव्य तलवार संप्रदाय के कुछ शिष्य, जिन्होंने अभी जो कुछ हुआ था उसे नहीं देखा था, वे और भी अधिक चकित थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राहुल खन्ना दोनों हाथ बढ़ाकर पास खड़ी महिला शिष्यों की छाती की ओर बढ़ रहे हैं, तो समूह को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। तो यही है बिग स्क्विंटी। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों में तुरंत अराजकता फैल गई। ये तो बहुत अजीब है। बड़े भाई राहुल खन्ना के साथ आखिर क्या हुआ? उसे जरूर किसी बात ने उकसाया होगा और उसका असली स्वरूप सामने आ गया है। धिक्कार है, तुमने मेरी प्यारी छोटी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। राहुल खन्ना जिस महिला शिष्या को पकड़ रहा था, उसके पास मौजूद दिव्य तलवार संप्रदाय के युवा शिष्य क्रोधित हो गए और उसे रोकने के लिए अपनी तलवारें निकाल लीं। पकड़ी गई महिला शिष्या पीली पड़ गई और डर के मारे तुरंत पीछे हट गई। राहुल खन्ना हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक बात समझ न आने पर उन्होंने अपना ध्यान दूसरी बात पर लगाना शुरू कर दिया। एक क्षण में वहां उपस्थित सभी महिला शिष्यों को अवचेतन रूप से अपने स्तनों में दर्द महसूस हुआ। वे अपनी छाती को पकड़कर सुरक्षा की मांग करने लगीं। अंततः प्रवर्तन कक्ष से एक बड़ा व्यक्ति बाहर आया, जो कोई और नहीं बल्कि वाइस हॉल मास्टर वीरेन सक्सेना था। वीरेन सक्सेना का चेहरा गंभीर था। वह बाहर आया और चिल्लाया, क्या तुम बगावत कर रहे हो? प्रवर्तन भवन के प्रवेश द्वार पर किस बात पर चिल्ला रहे हो? किसकी हिम्मत है? राहुल खन्ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम छोटे बदमाश, क्या तुम पागल हो? बस करो अब। वीरेन सक्सेना मूलतः शोरगुल की ओर आकर्षित थे, लेकिन अभी वह अपनी फटकार आधी ही सुना पाए थे कि राहुल खन्ना के अपमानजनक कृत्य से वह पूरी तरह स्तब्ध रह गए। दिन दहाड़े वहां लोगों की भारी भीड़ है। तुम इतने खुलेआम इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो? ये कैसा व्यवहार है? क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या क्या? धमाका! क्रोधित होकर वीरेन सक्सेना ने आश्चर्यजनक युवान ऊर्जा से भरपूर हथेली से प्रहार किया, जिसका लक्ष्य सीधा राहुल खन्ना का सिर था। कानून प्रवर्तन हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर होने के नाते वह बलदेव खन्ना को कुछ हद तक तो डराता था, लेकिन बलदेव खन्ना से जरा भी नहीं डरता था। इसलिए इस बार उसका कदम सचमुच निर्दयी था। हालांकि जैसे ही उनकी पारदर्शी हथेली राहुल खन्ना के गाल पर पड़ने वाली थी, अचानक एक तलवार की आभा, जो एक सफेद घोड़े की तरह तेज थी, ने सीधे वीरेन सक्सेना की युवान पावर हथेली को चकनाचूर कर दिया। वीरेन सक्सेना अचंभित रह गए। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने ये हरकत की थी, और फिर उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये वह था। अर्जुन शर्मा को देखते ही वीरेन सक्सेना के दिमाग में सबसे पहले एक बड़ा सफेद कटोरा आया, जो चारों ओर घूम रहा था। कुत्ते को पीटते समय भी आपको उसके मालिक का ध्यान रखना होगा। वाइस हॉल मास्टर वांग, नाराज मत होइए। अर्जुन शर्मा ने वीरेन सक्सेना की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा और मुस्कुराए। फक फक करना। वीरेन सक्सेना ने एक हल्की सी खर्राट भरी। अर्जुन शर्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपने दोनों हाथों को एक साथ मोड़ा, फिर राहुल खन्ना को घूरा, जो पहले ही हार मान चुका था, और गहरी आवाज में चिल्लाया, शर्मनाक चीज, यहां से निकल जाओ। वो अप्रत्याशित रूप से राहुल खन्ना ने अचानक एक अजीब चीख मारी।
अर्जुन शर्मा के सामने दौड़ा, नीचे बैठ गया और एक अच्छे व्यवहार वाले बच्चे की तरह लग रहा था। अर्जुन शर्मा ने हंसते हुए राहुल खन्ना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा लड़का। वीरेन सक्सेना फिर से अचंभित रह गए। तापसी और रिया जैसी कुछ महिला शिष्यों के अलावा दिव्य तलवार संप्रदाय के बाकी शिष्य भी संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को लेकर भ्रमित थे। राहुल खन्ना का एक क्षण अंकल डुबू की कार्रवाई, अरे वाह, ये तो मालिक और पालतू जानवर के रिश्ते जैसा लग रहा है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? अगर दिमाग की 10 लाख कोशिकाएं भी मर जाएं, तो भी मुझे समझ नहीं आएगा। वाह वाह वाह, एक के बाद एक आकृतियां हवा में फैलती गईं। कल जो हुआ उससे दिव्य तलवार संप्रदाय के कुछ उपयाजक और बुजुर्ग अभी भी कुछ बेचैन थे। इसलिए शोरगुल से उत्तेजित होकर वे सब आंगन से बाहर निकलकर स्थिति का निरीक्षण करने दौड़ पड़े। ये दृश्य काफी आश्चर्यजनक था। अर्जुन शर्मा के सामने राहुल खन्ना का उकड़ू बैठना देखकर हर कोई दंग रह गया। ये सुनते ही उसके अंदर भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ीं। उसने होंठ हिलाए, सोचा कि इस डुबू उपनाम वाले लड़के को फिर से इसमें क्यों घसीटा गया। क्या यह आदमी फिर कुछ करने की फिराक में है? तुम अधर्मी पुत्र, यह क्या कर रहे हो? अचानक दूर से एक भयंकर चीख सुनाई दी। ये बलदेव खन्ना थे, जिन्हें खबर मिली थी और वे तुरंत वहां पहुंचे। दरअसल राहुल खन्ना के जाने के बाद बलदेव खन्ना के विचार कभी नहीं रुके। एक तो वह रिया के पक्ष को लेकर चिंतित था, दूसरे वह सोच रहा था कि इस रोड़ा बने अर्जुन शर्मा को बिना किसी को पता चले कैसे मारा जाए। हालांकि इस बारे में लंबे समय तक सोचने और इससे जूझने के बाद उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा पागल हो गया है और बड़े स्तन खाना चाहता है। बलदेव खन्ना के मुंह से खून लगभग निकल आया। तभी बलदेव खन्ना हवा में खड़े होकर राहुल खन्ना को देख रहे थे, जो अर्जुन शर्मा के सामने उकड़ू बैठा था। उनके दिल की गहराइयों से एक बेकाबू गुस्सा उमड़ पड़ा। कांपते हुए उन्होंने राहुल खन्ना की ओर इशारा किया और गालियां दी, अरे कमीने, ये कैसी हरकत है? अभी उठ। बलदेव खन्ना हमेशा से ही स्थिर और संयमित रहे हैं, लेकिन अब चाहे वह कितने भी शांत क्यों न हो, बलदेव खन्ना का गुस्सा फूट पड़ा है। मेरा बेटा कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। एक पिता के रूप में दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? राहुल खन्ना ने बलदेव खन्ना की फटकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, बूढ़े कुत्ते, मुझे गाली देना बंद करो, मैंने बहुत समय तक तुम्हें सहन किया है। काश दिव्य तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य राहुल खन्ना की पागलपन भरी बातों से स्तब्ध थे। बलदेव खन्ना स्तब्ध रह गए और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद उनके गाल फड़कते हुए उन्होंने पूछा, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? राहुल खन्ना ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने तुम्हें बूढ़ा कुत्ता कहा, क्या तुम बहरे हो? ठीक है, चूंकि तुमने मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुना, मैं इसे 3 बार और कहूंगा, बूढ़ा कुत्ता, बूढ़ा कुत्ता, बूढ़ा कुत्ता, तुम। बलदेव खन्ना का शरीर जोर से कांपने लगा और वह स्पष्ट स्वर में बोलने लगे। राहुल खन्ना ठहाका लगाकर हंसा, तू क्या तू अब तो ठीक से बोल भी नहीं सकता? क्या तू सच में बूढ़ा हो रहा है? हे बुढ़े कुत्ते, तू मुझे पसंद नहीं करता ना? तो दिखा अपना हुनर, आकर मुझे काट। तुम जानवर हो। बलदेव खन्ना दहाड़े। दिव्य तलवार संप्रदाय के लोगों के एक समूह ने पिता और पुत्र के बीच इस धरती हिला देने वाली मौखिक लड़ाई को देखा, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे एक सपने में थे। आखिरकार इस समय जो कुछ हो रहा है वह अविश्वसनीय है। अर्जुन शर्मा के बगल में खड़ी रिया की आंखें चमक रही थीं और उसका नाजुक शरीर खुशी से कांप रहा था। हालांकि अभी तक बड़ा बदला नहीं लिया गया है, फिर भी उन्हें कुत्तों की तरह लड़ते देखना काफी रोमांचक है। यहाँ आ जाओ। बलदेव खन्ना दहाड़े और राहुल खन्ना को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी युवान शक्ति का प्रयोग कर पाता, अर्जुन शर्मा हंसते हुए राहुल खन्ना के सामने आ गया और बलदेव खन्ना से मुस्कुराते हुए बोला, बूढ़े आदमी, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्की के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए। वह बहुत डरपोक है, वह डर जाएगा। दादाजी डुगो, यह एक पारिवारिक मामला है, कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें। शिष्टाचार के नाते बलदेव खन्ना के पास डुगू को ग्रैंड अंकल
कहकर संबोधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ठंडे स्वर में बोलते हुए अपने गुस्से को दबा लिया। अर्जुन शर्मा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है या नहीं। ये लड़का मेरा हस्की है, मेरा कुत्ता है। अगर तुम इसे छूते हो तो तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। अगर तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो तो मुझे तुम्हें परेशान करने का दोष मत दो। आग बबूला। बलदेव खन्ना के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्य भी हो तो भी तुम मेरे पिता और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। अगर पूर्वज यहाँ होते तो भी मैं तुम्हें हरा देता। अर्जुन, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। बिल्कुल नहीं। अर्जुन शर्मा ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक जानलेवा चमक थी और बोले, वह असल में मेरा कुत्ता है, आपका बेटा नहीं। आपने उसे कोई और समझ लिया है। बलदेव खन्ना ने व्यंग्य किया, मैं अपने ही बेटे को कैसे भूल सकता हूँ। अर्जुन शर्मा ने गंभीरता से कहा, यह कहना मुश्किल है। कुछ लोग इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन असल में वे इंसानी खाल में कुत्ते होते हैं। अगर आप उनके सामने खड़े हों तो भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आपके बेटे को मेरे हस्की की याद आ गई होगी। मेरे हस्की की एक बुरी आदत है, इंसान जितना बुरा होता है उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वह उस इंसान जैसा रूप धारण कर ले। क्योंकि मेरा हस्की सोचता है कि सबसे बुरे लोग ही सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। धत्तेरी की, आप अप्रत्यक्ष रूप से मेरे बेटे का अपमान कर रहे हैं। बेतुका। बलदेव खन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। वह अर्जुन शर्मा को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। अर्जुन शर्मा हंसते हुए बोले, हे, लगता है तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही वह बोल रहे थे, अर्जुन शर्मा राहुल खन्ना की ओर मुड़े और बोले, ए रहा, खड़े हो जाओ। राहुल खन्ना खड़े हो गए। बैठ जाओ, तुम कर्कश। राहुल खन्ना फिर से उकड़ू बैठ गए। अरे कर्कश, 2 बार भौंको। वूफ वूफ। 3 बार कहो। वूफ वूफ वूफ। उसे अपना दादा कहो। तुम कुतिया के बच्चे हो। अर्जुन शर्मा ने कुछ हद तक हतप्रभ बलदेव खन्ना की ओर कंधे उचकाए और असहाय भाव से कहा, देखो, क्या यह मेरा इरादा नहीं है? देखो, ये कितना आज्ञाकारी है। तुम जो भी कहो वह करता है और जब तुम कहो तो तुम्हें डांटता है। अगर तुम सचमुच उसके पिता होते तो क्या वह तुम्हें डांटता? दरअसल जब उसने अभी तुम्हें डांटा था तो तुम्हें कुछ संदेह हुआ था, है न? वास्तविकता का सामना करो एल्दहियान, वह वास्तव में तुम्हारा बेटा नहीं है। जो कुछ हुआ वह विचित्र और भयावह था। राहुल खन्ना की आज्ञाकारिता और विनम्रता भी अद्भुत है। क्या ये हो सकता है कि राहुल खन्ना सचमुच कुत्ता हो? बिल्कुल नहीं। एक कुत्ता इंसान में बदल जाता है। ये तो भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ राक्षसी जानवर मानव रूप में बदल सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि अंकल डुबू का कुत्ता एक जादुई राक्षसी जानवर हो? मैं अभी बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं सचमुच एक ऐसा ही आज्ञाकारी कुत्ता चाहता हूँ। अंकल डुबू अद्भुत हैं, मैं प्रभावित हूँ। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों के मन में तरह तरह के अजीब विचार आने लगे। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको प्रदर्शन मूल्य के 100 अंक दिए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुमने उसके साथ क्या किया? बलदेव खन्ना ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखें भयानक हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उनके शरीर से बर्फीली तलवार की तीक्ष्णता निकल रही थी जो एक क्षण में आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। एकीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में बलदेव खन्ना के क्रोध ने आकाश के ढहने और पृथ्वी के डूबने जैसी एक अजीब भावना पैदा कर दी, जिसने दिव्य तलवार संप्रदाय के कई शिष्यों को ठंडा कर दिया। अर्जुन शर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा और वह हंसते हुए बोला, एल्दरयान, आप मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? अरे देखो, संप्रदाय के नेता को भी सतर्क कर दिया गया है। जब वे बोल रहे थे तभी दूर से आकृतियां उभरी। वे सभी गहन साधना वाले बुजुर्ग थे। संप्रदाय के नेता देवेंद्र सिंह अप्रसन्न भाव से आए। उनकी प्रभावशाली आवाज गूंज रही थी, अब क्या है? अर्जुन शर्मा पहले बोला, दावान, इस बूढ़े की नज़र मेरे कुत्ते पर है। वह जिद करता है कि मेरा कुत्ता उसका बेटा है। क्या यह मुझ नए व्यक्ति के साथ खुलेआम बदमाशी नहीं है?
अगर आपकी वजह से ऐसा न होता तो मैं उसे थप्पड़ मारकर मार डालता। दावान, आखिर इसे क्या कहते हैं? और उस कुत्ते का क्या? कैसा कुत्ता? क्या यहाँ आसपास कुत्ते हैं? देवेंद्र सिंह अचंभित रह गए। तभी उसकी नज़र राहुल खन्ना पर पड़ी, जो नीचे बैठा था और अर्जुन शर्मा उसे थपथपा रहा था। ये सब समझकर वह एकदम हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, क्या ये बलदेव खन्ना का बेटा नहीं है? संप्रदाय प्रमुख अर्जुन ने पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्य होने की अपनी स्थिति का लाभ उठाकर मेरे पिता और मुझे परेशान किया है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया संप्रदाय प्रमुख मेरे लिए न्याय सुनिश्चित करें। अर्जुन शर्मा के इस आरोप से बलदेव खन्ना इतने क्रोधित हुए कि वे गुस्से से दहाड़ उठे। अन्य बुजुर्ग एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगे। कब से मामला शांत हुआ है? डुगू नाम का वो आदमी फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा है। तुम एक बुजुर्ग के बेटे को कुत्ते जैसा व्यवहार करवा रहे हो। ये तो हद हो गई। मैं बलदेव खन्ना होता तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता। भले ही आप सीधे पूर्वज के वंशज हों, मैं यह अपमान सहन नहीं कर पाता। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य जो ये सब देख रहे थे, वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या राहुल खन्ना वास्तव में छद्मवेश में एक कुत्ता राक्षस था। दादाजी डुगू, आखिर क्या हो रहा है? देवेंद्र सिंह ने अर्जुन शर्मा की आंखों में घूरते हुए कहा। कब से भरा हुआ? उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अर्जुन शर्मा फिर कुछ करने की फिराक में है। अर्जुन शर्मा कुछ नाखुश दिखे और चिढ़कर बोले, दावान, मैंने पहले ही साफ कर दिया है। एल्दरयान ने मुझे धमकाया था, मैंने उन्हें नहीं। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने ये देखा है। मेरा हस्की बहुत आज्ञाकारी है और वह निश्चित रूप से एल्दरयान का बेटा नहीं है। देवेंद्र सिंह ने उदास होकर कहा, अंकल डुगू, वह राहुल खन्ना है। उपद्रव बंद करो और उसे तुरंत रिहा करो। अर्जुन शर्मा ने आह भरी, कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? क्या मुझे हर एक को समझाना होगा? ठीक है, जब सब यहाँ हैं तो मैं इसे फिर से साबित कर दूंगा। क्या ये व्यक्ति जो राहुल खन्ना जैसा दिखता है, वास्तव में मेरा इरहा है? इतना कहने के बाद अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना की पीठ थपथपाई और उत्साहपूर्वक कहा, आओ छोटे बच्चे, अपने दादाजी के लिए एक गाना गाओ। राहुल खन्ना मुस्कुराए। फिर उन्होंने अर्जुन शर्मा द्वारा दिया गया चमकता हुआ माइक्रोफोन उठाया, उछल पड़े, उनका शरीर आधा फुट हवा में ऊपर उठा और अचानक उन्होंने अपने कपड़े उतार फेंके। क्लिक क्लिक, शीर्ष चला गया है। क्लिक क्लिक, चोगा फट गया। फटे हुए चोगे को लपेटकर एक छोटी स्कर्ट बना ली गई, जिसे कमर के चारों ओर लपेटा गया। पल भर में हमारी आंखों के सामने एक हटे कट्टे घास के मैदान में रहने वाले आदमी की छवि उभर आई। कई लोगों की हैरानी भरी अभिव्यक्तियों के बीच राहुल खन्ना ने माइक्रोफोन में फूंक मारी और जोर से चिल्लाए, विशाल क्षितिज मेरा प्रेम है। हरी भरी पहाड़ियों की तलहटी में फूल खिल रहे हैं। किस प्रकार की लय सबसे अधिक लहराती है? किस तरह का गायन सबसे अधिक आनंददायक है? चलो चलें। हु बकवास। अनगिनत लोग अचंभित रह गए। इस मौके पर राहुल खन्ना का अंदाज बेहद तीखा था और उनकी आवाज़ भी अनोखी थी। सबसे ज़रूरी बात, ये बोल क्या थे? मुझे ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सच में साथ गाना चाहता हूँ। वगैरह। गाने का क्या मतलब है? क्या अब गाने का समय है? कई लोगों को यह एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। राहुल खन्ना के आज्ञाकारी खुले भाषण को सुनकर, जिसमें वे विशाल क्षितिज के लिए प्रेम की याचना करते हुए गीत गा रहे थे, मेरे मन में यह विचार आया कि ये राहुल खन्ना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि देवेंद्र सिंह को भी लगा कि यह राहुल खन्ना नहीं है, बल्कि राहुल खन्ना की खाल ओढ़े कोई चीज़ है। जब मोस्ट डैज़लिंग एथनिक स्टाइल कार्यक्रम समाप्त हुआ तो राहुल खन्ना ने अंततः अपना उन्माद रोका और आज्ञाकारी रूप से अर्जुन शर्मा के पास चले गए। अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना के कंधे पर थपथपाया और बलदेव खन्ना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए, है ना? ये वाकई आपका बेटा नहीं है। आपके बेटे की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है ना? आपका बेटा इतना शानदार गाना तो नहीं बना सकता था, है ना? सच का सामना करो, आपका बेटा किसी कोने में छुपकर कुछ योजना बना रहा होगा। क्या वह सचमुच मेरा बेटा नहीं है?
एक पल के लिए तो जैविक पिता बलदेव खन्ना भी असमंजस में पड़ गए। हालांकि ये भ्रम 3 सेकंड से भी कम समय तक रहा, उसके बाद बलदेव खन्ना ने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। यह मेरा बेटा कैसे नहीं हो सकता? यह मेरा बेटा है। तुमने उसके साथ वास्तव में क्या किया? बलदेव खन्ना क्रोध से दहाड़ उठे, उनका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। संप्रदाय के नेता देवेंद्र सिंह ने हल्की खांसी की और कहा, बड़े यान, घबराए नहीं। चूंकि अंकल डुबू ने कहा है कि यह राहुल खन्ना वही है। अच्छा, वह भेष बदल कर आया कुत्ता, तो उसे अपना असली रूप दिखाने दीजिए, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। तभी देवेंद्र सिंह ने अर्जुन शर्मा से कहा, अंकल डुबू, आप क्या कहते हैं? अर्जुन शर्मा मुस्कुराए, हे, मैं राहुल खन्ना को आज्ञाकारी बना सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में राहुल खन्ना को एक इंसान से कुत्ते के रूप में दानव में नहीं बदल सकता। अर्जुन शर्मा असहाय दिखे, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। राहुल खन्ना की तरफ देखते हुए अर्जुन शर्मा ने गंभीरता से कहा, ए रहा, जल्दी से अपना असली रूप दिखाओ। राहुल खन्ना, अर्जुन शर्मा, ओह, तुम फिर से अवज्ञाकारी हो गए, है ना? कुत्ते बन जाओ, क्या तुम कुत्ते नहीं हो? राहुल खन्ना, अर्जुन शर्मा, तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते, लगता है तुम पिटाई मांग रहे हो। राहुल खन्ना, अर्जुन शर्मा, तो फिर जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के लिए मुझे दोष मत दीजिए। शब्द अभी उसके मुंह से निकले ही थे, अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह एकदम परवलय में उड़ गए। टकराना, राहुल खन्ना उतरे, लेकिन अर्जुन शर्मा पहले ही उन्हें पकड़ चुके थे और उन्हें बेतहाशा लातें मार रहे थे। तुम दुष्ट कुत्ते, तुम एल्दयान के बेटे बन गए हो और बुरे काम किए हो, तुम बस मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एल्दयान को देखो, वह कितना चिंतित और परेशान है, डरता है कि उसके बेटे को कुछ हो सकता है। वह चाहता है कि तुम अपना असली रूप दिखाओ और एल्दयान को स्पष्टीकरण दो, लेकिन तुम सुनोगे नहीं। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, कमीने। अर्जुन शर्मा लगातार गालियां देते रहे। देवेंद्र सिंह के होंठ फड़कने लगे, वे पूरी तरह असहाय थे। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य बेहद अनिच्छुक थे। उनमें से एक ने कहा, दादाजी, ये कुत्ता दानव बहुत अच्छा है, कृपया इसे मत मारिए। अगर आप इसे नहीं चाहते तो मैं इसे ले लूंगा। रिया को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति राहुल खन्ना है, इसलिए उसे बहुत राहत मिली। उसने अपनी उंगली से अपने होंठों को छुआ, झिझकते हुए कि क्या बात करनी चाहिए। रुकना, यान क्रोधित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि राहुल खन्ना उनका बेटा नहीं है, इसलिए जब उन्होंने राहुल खन्ना को अर्जुन शर्मा द्वारा प्रताड़ित होते देखा तो उनकी साधना बढ़ गई और वे अर्जुन शर्मा से मरने तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। वास्तव में यदि देवेंद्र सिंह वहां नहीं होते तो बलदेव खन्ना तुरंत ही कोई कदम उठा लेते। चाहे आप किसी पूर्वज के प्रत्यक्ष वंशज हो या नहीं, आप लोगों को धमका रहे हैं। अर्जुन शर्मा रुक गए और असहाय होकर बोले, बड़े यान, आप उसके लिए इतना दुखी क्यों हैं? वह तो एक बुरा कुत्ता है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और अर्जुन शर्मा ने अचानक व्यंग्य किया, वह लोगों को ठगता है, साजिशें रचता है, लोगों को ठगने के लिए खुद को निर्दोष साबित करता है। कौन जाने पर्दे के पीछे उसने कितने गंदे काम किए होंगे। तुम उसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं कुत्ता नहीं हूँ। अचानक पागलपन से भरी एक आवाज गूंजी। कई लोग दंग रह गए और राहुल खन्ना को देख रहे थे, जो पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर जमीन से उठ खड़े हुए थे। राहुल खन्ना भी अचंभित रह गए। वह तो बस वही कह रहा था जो उसके मन में था। हालांकि इतने लंबे समय में यह पहली बार था कि उसने वे शब्द ऊंची आवाज में कहे थे जो अनगिनत बार उसके दिल में गूंजते रहे थे। कुछ उत्तेजित भाव के साथ राहुल खन्ना ने अवसर का लाभ उठाया और तीखी आवाज में चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाए। मुझे इस आदमी ने अगवा कर लिया है और मेरे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है। कश, बकवास। राहुल खन्ना की बातें सुनकर अधिकांश लोग अवाक रह गए। ये वास्तव में राहुल खन्ना था। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। राहुल खन्ना लगातार चीखता रहा। उनके दिल में जो शिकायतें थीं, जो हताशा उन्होंने महसूस की थी और लंबे समय से दमन ने राहुल खन्ना को पागलपन की स्थिति में पहुंचा दिया था और उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे थे। उसने उन बड़े बड़े तिरछे लोगों पर हमला नहीं किया।
उसने अपने ही पिता को फटकार लगाई, लेकिन यह उसने नहीं किया था। वह सांप जैसा उन्मत्त गायन उसका काम नहीं था। वह नहीं है जिसे आप मूर्ख हस्की कहते हैं। वह राहुल खन्ना है, एक इंसान। देवेंद्र सिंह के चेहरे पर तनाव छा गया। बलदेव खन्ना की ओर देखते हुए, जिनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और मानो आकाश और धरती को भस्म कर देना चाहती थीं, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से बलदेव खन्ना और अर्जुन शर्मा के बीच से गुजरे और गहरी आवाज में अर्जुन शर्मा से पूछा, अंकल डुगू, आखिर हो क्या रहा है? अर्जुन शर्मा ने तर्क जारी रखते हुए कहा, मेरा हस्की बहुत चालाक है। उसे पता था कि मैं उसकी जिंदा खाल उतारने वाला हूं, इसलिए उसने पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की। कमीने! राहुल खन्ना इतना गुस्से में था कि खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने अपने हाथ पैर बेतहाशा हिलाए और पागलों की तरह दहाड़ा, हे राक्षस, कमीने, पागल, जल्लाद, तू कितना क्रूर है। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने नहीं किया। ये तू ही था, तू ही रहा होगा। अर्जुन शर्मा ने आह भरी, ए रहा, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? बलदेव खन्ना मुस्कुराए। उनकी हंसी तीखी थी और अपनी आध्यात्मिक तलवार की चमक के साथ उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, संप्रदाय नेता, ये लड़का बहुत आगे बढ़ गया है। मेरे बेटे को इसके हाथों में कुत्ते की तरह खेला जा रहा है। मैं, बलदेव खन्ना, ने संप्रदाय में अनगिनत योगदान दिए हैं। भले ही मुझे आज निष्कासित और दबा दिया जाए, मैं इस आदमी से मरते दम तक लड़ूंगा। देवेंद्र सिंह तुरंत चिंतित हो गए। अरे यार, अंकल डुगू तो कुलपति के निजी शिष्य हैं और तुम उनसे मरते दम तक लड़ने पर तुले हो। पंथ के नेता होने के नाते मैं किसकी तरफ हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वह बूढ़ा पूर्वज शायद मुझे एक ही तलवार के वार से मार डालेगा। उसकी मदद करो। अरे बाप रे, ये! देवेंद्र सिंह क्रोधित हो गए और अर्जुन शर्मा पर चिल्लाए, दादाजी डुगू, मैं आपसे संप्रदाय के नेता के रूप में बात कर रहा हूँ। कृपया परेशानी पैदा करना बंद करें। अर्जुन शर्मा ने असहाय होकर कहा, मैंने क्या गलत किया? यह आदमी मुझे धमकाने के लिए इसका बहाना बना रहा है। राहुल खन्ना ने अपना चेहरा विकृत करते हुए दहाड़ते हुए कहा, पिताजी, जल्दी से रक्त आत्मा पत्राचार तकनीक का उपयोग करें। रक्त आत्मा पत्राचार तकनीक? बलदेव खन्ना अचंभित रह गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। सच कहूं तो, अरे यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बहुत समय पहले उन्होंने राहुल खन्ना के साथ रक्त आत्मा का संबंध स्थापित किया था। अगर उनके बेटे पर कोई मुसीबत आती है तो उन्हें रक्त आत्मा संबंध तकनीक से कुछ सुराग मिल सकते हैं। रक्त आत्मा पत्राचार तकनीक आत्मा से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और यह एक निर्विवाद तथ्य है। ये सोचकर बलदेव खन्ना बहुत उत्साहित हो गए। यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि उनका पुत्र वास्तव में उनका ही पुत्र है, तो अर्जुन शर्मा संप्रदाय में समाप्त हो जाएगा। अपने पूर्वजों से प्राप्त पहचान के अलावा उसके पास और क्या है? तुमने इस तरह लोगों को खुलेआम धमकाया और बेइज्जत किया है। तुम्हारी सारी इज्जत चली गई है। भला कौन तुम्हारे साथ मजाक करने की हिम्मत करेगा? रक्त और आत्मा का सामंजस्य? ये सोचकर बलदेव खन्ना दहाड़े और अपनी भौं की ओर इशारा किया। पलक झपकते ही उनके सिर से खून जैसा लाल एक रहस्यमयी निशान उभरा। उसी समय उसी रून का एक छोटा संस्करण राहुल खन्ना के सिर के ऊपर उठ गया। दोनों रून एक दूसरे को आकर्षित करते प्रतीत हो रहे थे तथा रक्त लाल प्रकाश की धारियां उत्सर्जित कर रहे थे। धमाका! इस अकाट्य प्रमाण को देखकर दिव्य तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य दंग रह गए। देवेंद्र सिंह की आंखों में एक भावुकता झलक उठी जब उन्होंने अर्जुन शर्मा से कहा, दादाजी डुगू, अब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? अर्जुन शर्मा बहुत दुखी हुए और आह भरते हुए बोले, ठीक है, मैं मानता हूँ। ये राहुल खन्ना है, यह मेरा इरादा नहीं है। एल्दरयान, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं दोषी हूँ, मुझे पश्चाताप है। बलदेव खन्ना ने व्यंग्य किया, क्या तुम समझते हो कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? अर्जुन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं तुम्हें इससे कभी नहीं बचने दूंगा। राहुल खन्ना ने भी क्रूरता से कहा, साले, काश मैं अभी एक ही तलवार से तुझे मार सकता। हालांकि इस दौरान अर्जुन शर्मा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखी।
जैसे ही राहुल खन्ना ने अर्जुन शर्मा को गालियां देना खत्म किया, उसके चेहरे पर अचानक एक धार्मिक आक्रोश उभर आया। उसने सीधे बलदेव खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारना भी चाहूं तो नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं दोषी हूं। ये सब मेरे पिता की वजह से है। काश मैं तलवार से खुद को मार सकता। मैं कितना कमीना हूं। नहीं, मैं कमीना नहीं हूं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानवर हूं। ये कैसा अविश्वसनीय विकास है। अनगिनत लोग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। बलदेव खन्ना गुस्से से चिल्लाए, अब क्या बकवास कर रहे हो? राहुल खन्ना ने बलदेव खन्ना को घृणा से देखा और कहा, मैं बकवास कर रहा हूं? पिताजी, नाटक करना बंद करो। मैं बुरा हो सकता हूं, लेकिन आप मुझसे 1000 गुना, 10,000 गुना बदतर हैं। चलो किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते, बस बिंग बिंग का उदाहरण लेते हैं। क्या मेरे पिता और मैंने चुपके से तोबा परिवार का सफाया नहीं किया था? उस रात तुम नकाबपोश थे, मैं नकाबपोश था, और हम तोबा परिवार में घुसकर उनसे स्वर्गीय तलवार मांगने गए थे। जब तोबा परिवार के मुखिया ने इनकार कर दिया तो तुमने सीधे उस पर हमला किया और उसे प्रताड़ित किया। तोबा परिवार में 130 से ज्यादा सदस्य थे। इतने सारे लोगों के सामने आपने उनके कुल के लोगों को यातनाएं देना और मारना शुरू कर दिया। उन्हें एक एक करके अपनी तलवार से तब तक मारते रहे जब तक कि वे सब खत्म नहीं हो गए। मैंने ये सब शुरू से अंत तक देखा। मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ, ये सब मेरे पिता और मैंने किया है। मैंने भी कई लोगों को मारा है। हम दोनों शुरू से आखिर तक बुरे थे, तो बस मान लो। बलदेव खन्ना, तुम बुरे बदमाश, इतने दुष्ट, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मेरे जैसे दुष्ट और निर्दयी बेटे को जन्म देना कितना बड़ा पाप है। बताओ, तुमने मुझे उसी समय दीवार पर गोली क्यों नहीं मारी? तुम सचमुच बहुत क्रोधित हो।